हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेवन स्टडी चैनल में। दोस्तों, मैं वाई सिंह आप लोगों के लिए एक बार फिर से जीके मॉक टेस्ट का भाग 6 लेकर आया हूँ। तो देखते हैं दोस्तों भाग 6 के सवाल। पहला सवाल है ओटीपी में ओ का मतलब क्या होता है। ओटीपी में दोस्तों जैसे हम किसी भी एप्लीकेशन पे अकाउंट वगैरह बनाते हैं तो एक हमारे मोबाइल में ओटीपी नंबर आता है। तो उसी ओटीपी का मैं पूछ रहा है कि ओ का मतलब क्या होता है। तो उसका पूरा मतलब होता है वन टाइम पासवर्ड। वन टाइम पासवर्ड। ठीक है दोस्तों। तो इस हिसाब से आप लोग खुद देख लीजिए कि उसका मैं ओ का मतलब क्या होता है। तो ओ का मतलब क्या होगा उसमें, वन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसमें को सीएजी या कैग भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। तो बोल रहा है कैग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो इसमें वर्ष ही दिए हैं, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। एक्चुअली कैग का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरी हो जाए। 65 वर्ष आयु, इसमें जो भी पहले होता है वही माना जाता है। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 6 वर्ष हमारा सही होगा। अच्छा, सवाल एक इस तरह से भी पूछा जाता है कैग के बारे में। कैग या भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति या इसका पद कौन से अनुच्छेद के तहत है संविधान में। तो आर्टिकल 148 यानी कि 148 के तहत कैग का पद बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अब अगला सवाल। सवाल है सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है, यानी कि सूर्य के से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। तो ऑप्शन देखते हैं, शुक्र, पृथ्वी, बुध और मंगल। तो दोस्तों सूर्य से दूर जाने पर ग्रहों के नाम कुछ इस तरह है। पहले है बुध, शुक्र, पृथ्वी, फिर मंगल आता है। मंगल के बाद बृहस्पति होगा। बृहस्पति के बाद होता है शनि। शनि के बाद आते हैं अरुण व वरुण। ठीक है दोस्तों। तो कुल ग्रहों की संख्या कितनी है, 8। और ये सूर्य से दूर जाते हुए क्रम में लगे। तो पहले नंबर पे कौन होगा, बुध। तो सबसे नज़दीक कौन माना जाएगा, बुध। तो इस तरह ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आंसर क्या रहेगा, बुध। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है वाहनों के अग्रदीपों या हेडलाइट में किस प्रकार का दर्पण प्रयोग होता है। तो ये थोड़ा सा कठिन सवाल है दोस्तों। अगर ऑप्शन के हिसाब से हम लोग इसको हल करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि किसी का उत्तर ना आए। ठीक है दोस्तों, देखते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है, जो हमारे घर का शीशा होता है जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं। ठीक है दोस्तों। और उत्तल दर्पण क्या होता है, जो गाड़ियों में साइड मिरर लगा होता है ना, बगल से शीशा जो देखते हैं, तो वो होता है। और अगला है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी यही हमारा आंसर होगा। तो हेडलाइट में कौन सा दर्पण लगा होता है दोस्तों, अवतल दर्पण। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं अब अगला सवाल। अगले सवाल में उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो कौन सा तत्व प्रयोग किया जाता है। अच्छा, उर्वरकों के लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक ऐसे फॉर्मूला बताया जाता था स्कूल की क्लास में। क्या होता था, NPK। ठीक है दोस्तों। NPK मतलब नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फेट। ये N का मतलब हुआ नाइट्रोजन, P का मतलब हुआ फॉस्फेट और K का मतलब पोटेशियम। तो अब हम देखते हैं ऑप्शन। हमें ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, फ्लोरीन, पोटेशियम, सीसा, एल्यूमिनियम। तो इस हिसाब से NP के हिसाब से एक ऑप्शन दिया, कौन सा दिया, पोटेशियम। तो क्या आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगला सवाल। मोती मस्जिद निम्न में से किस शहर में स्थित है। मोती मस्जिद, इसमें ऑप्शन थोड़े से मिसप्रिंट हो गए हैं दोस्तों। इसका आंसर आगरा होगा। वैसे तो लाहौर में भी है, अगर दोनों हैं तो आगरा ही ले लेते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों। आगरा की मोती मस्जिद 1648 से बनना स्टार्ट होती है
और 6 साल में बनती है, यानी कि 1654 तक बन के तैयार होती है। काफ़ी बड़ी मस्जिद है, 7 खंडों में बनी हुई है। ठीक है, तो मोती मस्जिद कहाँ पे है? आगरा। ऑप्शन नंबर, इसमें तो खैर 2 हैं, तो आगरा हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं अब अगला सवाल। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया। अब तो आसान हो गया ना दोस्तों, तो अब तो हर कोई बता सकता है। तो इसकी स्थापना कौन करता है? गोपाल कृष्ण गोखले, 1904 और 5 के आसपास। ठीक है दोस्तों। अच्छा, गोपाल कृष्ण गोखले को इतिहास में और किस लिए याद किया जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं दोस्तों? राजनीतिक गुरु। कौन था गांधी का? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है दोस्तों। देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है, पर्यावरण से लिया गया है। अभी तक पर्यावरण से सवाल नहीं आ रहे थे आप लोगों के लिए, तो अब लिया है। ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है? पर्यावरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी पूछा है दोस्तों, गौर से देखना। ठीक है, ए है नासा, बी यूनेस्को, सी ग्रीन पीस, डी चिपको। अच्छा, नासा तो है ही नहीं, नासा कहाँ की है? यूएसए की स्पेस एजेंसी है। यूनेस्को क्या है? ये तो हेरिटेज वगैरह देखती है। ठीक है दोस्तों, यूएन की एक शाखा है। अगला है ग्रीन पीस, यही हमारा आंसर है। थोड़ा सा ग्रीन पीस के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। तो ग्रीन पीस की स्थापना 1971 में कनाडा में होती है। कहाँ पे होती है दोस्तों? कनाडा में। और इसका जो हेडक्वार्टर है, यानी कि मुख्यालय, ये है एम्स। कहाँ पे है दोस्तों? एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम यानी कि नीदरलैंड में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों? ये जो अलग से मैं जानकारी देता हूँ ना, इसको आप लोग नोट कर लिया करो, ये कुछ ज़्यादा ज़रूरी जानकारी, तो इससे आपको क्वेश्चन भी हमेशा याद होता है। एक बार आप लिख लेंगे, वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीन पीस। देखते हैं अब अगला सवाल। कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के मध्य? बहुत हाईलाइट क्वेश्चन है, का हमेशा चर्चा में बना ही रहता है। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? इस तरह से हम लोग समझेंगे तो आसान हो जाएगा। कावेरी नदी निकलती है कर्नाटक से। कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत से। कहाँ से निकलती है दोस्तों? कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत से। और ये 800 किलोमीटर जाती है। और इसकी मुख्य मतलब कर्नाटक से होते हुए हल्की सी केरल में भी जाती है, और मेन है कर्नाटक की और तमिलनाडु। तो वैसे तो 3 राज्यों में होकर गुजरती है, और किस तरफ जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और अब हम देखते हैं सवाल। तो ये तो हो गया कावेरी नदी के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब सवाल देखते हैं, कावेरी नदी जल विवाद किन 2 राज्यों के मध्य है? तो जब कर्नाटक और तमिलनाडु इसके जल का उपभोग करने वाले 2 मुख्य सबसे बड़े राज्य हैं, तो इसका उत्तर हमारा क्या रहेगा? तमिलनाडु और कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में दिया हुआ है, जिज मोहम्मद शाही का निर्माण निम्न में से किसने किया था? अच्छा, जिज मोहम्मद शाही, अच्छा, ये क्या है जानते हो दोस्तों? ये है एक खगोलीय सारणी है, जिज मोहम्मद शाही खगोलीय सारणी। ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं इसका उत्तर क्या होता है। तो जिज मोहम्मद शाही का निर्माण मोहम्मद शाह, मोहम्मद बिन तुगलक, पृथ्वीराज चौहान, सवाई जयसिंह द्वितीय। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि सवाई जयसिंह द्वितीय। तो आंसर नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अच्छा, यही जयसिंह क्या जयपुर की स्थापना भी करते हैं? और ये किसके दरबार में होते हैं? ये फर्रुखसियर के दरबार में, फर्रुखसियर के दरबार में रहते हैं। आमेर के शासक थे सवाई जयसिंह। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इन्होंने वेधशाला भी बनवाई थी। खगोल शास्त्र में इनकी दिलचस्पी कुछ ज़्यादा ही थी। इन्होंने वेधशाला भी बनवाई थी। ये वेधशाला कहाँ कहाँ पे हैं? ये सवाल भी पूछा हुआ है। दिल्ली,
मथुरा, काशी या बनारस, और उसके बाद उज्जैन। अच्छा, दिल्ली में जंतर मंतर पे धरना होता है ना, वो यही है, वेधशाला है, खगोलीय वेधशाला है। अच्छा, एक चीज़ और है, इन्होंने यूक्लिड की, ये लिख लेना दोस्तों, बहुत अच्छी जानकारी दे रहा हूँ, यूक्लिड की रेखा गणित का किस में अनुवाद किया था? संस्कृत भाषा में। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अब अगला सवाल। रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? ये करंट से लिया हुआ सवाल है, काफ़ी मोस्ट सवाल है, जो पेपर में आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं इसके। तो इसका नाम किया गया है, अच्छा, आरपीएफ का पूरा नाम क्या था? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। तो इसमें क्या किया गया है? रेलवे, जो नया नाम है वो है रेलवे प्रोटेक्शन इस रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स, तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? RPSF। तो देखते हैं ऑप्शन हमारा क्या है, RPSF। सॉरी दोस्तों, इसका ऑप्शन मिसप्रिंट हुआ है तो आ नहीं पाया, तो इसका आप लोग नोट कर लेना। ठीक है दोस्तों, RPSF, सॉरी दोस्तों, यही है RPFS। हाल ही में इसरो द्वारा GSAT-30 उपग्रह कहाँ से लॉन्च किया गया है? अच्छा, GSAT-30 उपग्रह भारत इसरो ने किया है, कहाँ से किया है? श्रीहरिकोटा, पोखरण, बेंगलुरु और फ्रेंच गुयाना। तो दोस्तों ये भारत से नहीं किया है, फ्रेंच गुयाना से किया है। फ्रेंच गुयाना कहाँ पे है? ये दक्षिण अमेरिका का देश है, दक्षिण अमेरिका का देश है, जो किसके द्वारा शासित होता है? फ्रांस के द्वारा, उसके नाम में ही फ्रेंच लगा हुआ है, तो फ्रेंच शासित देश होता है, जिसकी राजधानी कहाँ पे है? कोरू। अच्छा, भारत में जब लॉन्च पैड नहीं तैयार हुए थे तो इसके पहले फ्रेंच गुयाना ही भारत के सैटेलाइट लॉन्च किया करता था। ठीक है दोस्तों, अच्छा, GSAT के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, किस लिए है? ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। कैसी सैटेलाइट है? कम्युनिकेशन। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप 2020 की विजेता टीम कौन सी थी? तो बहुत आसान सवाल है, हर कोई बता देगा। तो इसका आंसर क्या है? बांग्लादेश। और उपविजेता कौन रही थी? भारत। बांग्लादेश पहले पे आई थी, दूसरे पे भारत। बांग्लादेश 3 विकेट से जीती थी। ठीक है दोस्त, अच्छा, ऐसे पूछ लिया अगर घुमा के, बांग्लादेश का कप्तान कौन था? तो बांग्लादेश का कप्तान था अकबर अली। ठीक है दोस्तों, और भारत की तरफ से कप्तान कौन था? वो था प्रियम गर्ग। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अब अगला सवाल। देश का पहला पशु युद्ध स्मारक किस शहर में स्थापित किया गया है? देश का पहला पशु युद्ध स्मारक, अच्छा, पशु युद्ध स्मारक से मतलब है जो आर्मी में जो भी जानवर होते हैं ना, आर्मी के जानवर, उनकी जो मौत हो जाती है या शहीद होते हैं, तो उनकी याद के लिए बनाया गया है ये स्मारक। कहाँ पे बनाया है? मेरठ में दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अब अगला सवाल। ब्रिटिश भारत में भारत सचिव नामक पद किस अधिनियम के तहत बनाया गया? ये बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री से लिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि ब्रिटिश भारत में भारत सचिव नामक पद किस अधिनियम के तहत बनाया गया है? तो इसके साथ दोस्तों ये आपको मैं हिंट दे देता हूँ, आप लोग सोचना कि भारत सचिव पद उसी एक्ट में आया था जिसमें गवर्नर जनरल को वायसराय बोला गया था। ठीक है दोस्तों, तो उसका कौन से एक्ट में आया था? ये आया था हमारा 1857 की क्रांति के बाद जो एक्ट आया था, भारत शासन अधिनियम 1858, यही। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अच्छा, इसमें क्या क्या हुआ था? इसमें महत्वपूर्ण एक्ट था, आप लोग नोट कर लेना, मैं बता देता हूँ। एक तो गवर्नर जनरल की जगह वायसराय पद बनाया गया। दूसरा, भारत सचिव नामक, ये नया ही था बिल्कुल पद। इसके अलावा
कि जो भारत का शासन था वो पूरी तरह से ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आ गया। मतलब भारत किसका, ब्रिटेन की जो महारानी थी उनके अंडर में भारत का पूरी तरह से शासन आ गया। ठीक है दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं वहाँ 1858 के एक्ट से। तो देखते हैं दोस्तों अगला सवाल। अगला सवाल दिया हुआ कि वी आर डिस्प्लेस्ड नामक पुस्तक के लेखक ऑब्लिक लेखिका कौन है? तो वी आर डिस्प्लेस्ड पुस्तक के लेखक या लेखिका हैं मलाला यूसुफजई। ये कहाँ से हैं दोस्तों? पाकिस्तान से। अच्छा, ये सब मलाला यूसुफजई के बारे में एक फैक्ट और बनता है, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार विजेता है ये। नोबेल पुरस्कार विजेता सबसे कम उम्र की, कितनी उम्र में? अच्छा, पाकिस्तान से इन्हें किस क्षेत्र में मिला था दोस्तों? इन्हें और कैलाश सत्यार्थी को, दोनों लोगों को संयुक्त रूप से मिला था। किस क्षेत्र में? शांति। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला सवाल। सवाल है कि हाल ही में किस झील के तट पर पक्षियों की अधिक मात्रा में मृत्यु हुई? अच्छा, ये करंट से सवाल ये भी लिया हुआ है। देखते हैं ऑप्शन क्या है। शेषनाग झील, सांभर झील, चिल्का झील, बैकाल झील। तो दोस्तों इसका उत्तर रहेगा सांभर झील, राजस्थान। सांभर झील कहाँ पे है दोस्तों? राजस्थान में। यहाँ पे दोस्तों प्रवासी पक्षी जो आते हैं उनकी बहुत अधिक मात्रा में मृत्यु हुई थी, सांभर झील। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया था? ये तो बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों। रॉलेट एक्ट वही है जिसे बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील वाला कानून कहा गया, या इसी को काला कानून की संज्ञा दी गई। कौन सी दी गई दोस्तों? काला कानून। इसी का विरोध बहुत भारी मात्रा में भारत में किया था और लगभग हर जगह विरोध हुआ था। अच्छा, इसके अध्यक्ष कौन थे? ये जो मंडल आया था तो इसके अध्यक्ष थे सर सिडनी रॉलेट। ठीक है दोस्तों, तो ये कब आया था? 1919 में। देखते हैं हम दोस्तों अगला सवाल। ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख मिलता है? पुरुष सूक्त मतलब 4 वर्ण बताए गए हैं। कौन से मंडल में बताए गए हैं 4 वर्णों के बारे में? वो 4 वर्ण कौन से होते हैं? पहला है, हर कोई जानता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पूछ रहा है कि ये 4 वर्णों की चर्चा ऋग्वेद में कौन से मंडल में की गई? तो वो सबसे आखिरी मंडल है। कौन सा मंडल है? 10वां मंडल। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी। देखते हैं दोस्तों अब अगला सवाल। संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा संविधान के कौन से अनुच्छेद में दी गई है? तो इसके बारे में देखते हैं ऑप्शन क्या है। आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 क्लॉज ए, आर्टिकल 24 और आर्टिकल 17। 21 में क्या है दोस्तों? 21 में तो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसको हम आसान सी भाषा में क्या बोलते हैं? जीने का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता 21 क्लॉज ए, हाँ इसी में आता है। ये 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था 2004 में। ठीक है दोस्तों, अगला भी देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। 24। 24 में क्या है कि जो बाल श्रम की मनाही की गई है, बाल श्रम, बच्चों से जो मजदूरी वगैरह करवाई जाती है उसके लिए मनाही की गई है। अनुच्छेद 17, 17 तो हर कोई जानता है, बहुत फेमस है। छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 के तहत ही होता है। ठीक है दोस्तों, छुआछूत का अंत या अस्पृश्यता कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 17 में। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल का? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 21 ए। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अब अगला सवाल। अच्छा दोस्तों, आज हाँ हमारे पूरे सवाल हो चुके हैं दोस्तों।
आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। देखते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, अपने दोस्तों को भी बताएं इसके बारे में। तो दोस्तों मिलते हैं अब कल फिर इसी समय, यानी कि 9 PM पे, रात के 9 बजे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।